नमस्कार, मैं संजय कुमार दिवंगत, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज मैं एम.कॉम के इनकम टैक्स विषय के चतुर्थ इकाई पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। टॉपिक है आय की विवरणी तैयार करना एवं दाखिल करना। तो ये हम सभी जानते हैं कि निर्धारित सीमा से कर योग्य आय की जो सीमा है उससे अधिक आय होने पर हर किसी को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो इसके संबंध में मुख्य रूप से दो प्रावधान हैं। एक तो है स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना और दूसरा है अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना। तो स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करने का मतलब ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति की कर योग्य सीमा से अधिक हो जाती है आय, तो उसको स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य होता है। इसके लिए एक देय तिथि होती है, उस देय तिथि तक स्वेच्छा से अपना आयकर दाखिल करना होता है। और दूसरा है अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना। यदि कोई करदाता स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल नहीं करता है, देय तिथि के पहले उनको करना रहता है रिटर्न दाखिल, परंतु देय तिथि तक वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो फिर कर निर्धारण अधिकारी जो है वो उसे नोटिस दे करके आयकर रिटर्न भरने के लिए निर्देश दे सकता है। तो उस नोटिस में एक निश्चित तिथि का वर्णन होता है, उस तिथि तक उसको रिटर्न दाखिल करना होता है। अगर उस तिथि तक कोई करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो उसको धारा 234A के अनुसार 1% प्रति माह की दर से उस पर ब्याज देना होता है। अतः ये बहुत जरूरी है कि उसमें जो तिथि दी गई है उस तिथि के पहले या उस तिथि तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए हम इसको अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना कहते हैं। इस पर धारा 142(1) लागू होता है। तो मैं बता रहा था स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना, धारा 139(1). सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा आयकर विवरणी तैयार करना। तो व्यक्ति और हिंदू अविभाजित, HUL का मतलब हिंदू अविभाजित परिवार है। तो ये दोनों ही व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर का प्रावधान समान ही है। अतः ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की आय कर योग्य सीमा से अधिक हो जाती है तो उसको देय तिथि तक आयकर का विवरणी दाखिल करना होता है। फिर दूसरा है कंपनी एवं फर्म द्वारा। कंपनी एवं फर्म को भी अपनी देय तिथि तक रिटर्न दाखिल करना होता है। तीसरा है साधारण निवासी व्यक्ति जिसका भारत के बाहर कोई आस्ति है, एसेट्स है। तो कोई साधारण निवासी व्यक्ति जिसका भारत के बाहर कोई आस्ति है, संपत्ति है, या भारत के बाहर किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है, तो उसको भी देय तिथि तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। पुण्यार्थ ट्रस्ट के बारे में मैं बता रहा था। पुण्यार्थ ट्रस्ट की आय यदि अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली छूट को घटाने से पूर्व निर्धारित कर योग्य सीमा से अधिक अगर होती है आय, तो इनको भी स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं राजनीतिक दल द्वारा। तो राजनीतिक दल की आय भी अगर कर योग्य सीमा से अधिक होती है, यदि हम उसमें धारा 13A के अंतर्गत मिलने वाली छूट को नहीं घटाए हैं या उसको घटाने से पूर्व किसी भी राजनीतिक दल की आय कर योग्य सीमा से अधिक होती है, तो इनको भी स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं अन्य व्यक्ति। तो अन्य व्यक्ति में वे समस्त व्यक्ति आते हैं जो धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो यदि ऐसे व्यक्ति की आय धारा 10 के अंतर्गत मिलने वाली छूट को घटाने से पूर्व कर योग्य निर्धारित जो कर योग्य सीमा है उससे अधिक हो जाती है, तो इनको भी स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद देखते हैं हानि की विवरणी। हानि की विवरणी के बारे में हम देखते हैं, मान लो कोई व्यवसाय से आय, पूंजी लाभ से आय, निर्दिष्ट व्यापार से आय,
सट्टा से हानि। तो मान लो अभी जो मैं बताया, इन चारों ही शीर्षक में अगर हानि होती है तो उनको भी निर्धारित तिथि तक आय की विवरणी दाखिल करना होगा। यदि वो आय की विवरणी दाखिल करने में असमर्थ होते हैं, अगर निर्धारित तिथि तक वो आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो फिर उनको अपनी इस हानि को अगले आने वाली कर निर्धारण वर्ष में ले जाने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए अगर हानि का हम आयकर विवरणी प्रस्तुत करते हैं, तभी हम उस हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष के लिए ले जा सकते हैं और उस वर्ष में जाके हम इसको इन्हीं के आय से हम घटा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि निर्धारित तिथि तक हानि की विवरणी प्रस्तुत करना होता है, परंतु ये हानि की विवरणी के लिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो प्रावधान है वो मकान संपत्ति शीर्षक से होने वाली हानि, अशोधित ह्रास, अनुसंधान पर, वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय इत्यादि पर लागू नहीं होता है। चलिए, तो अभी मैं आयकर की विवरणी तैयार करने संबंधी नियम के बारे में बता रहा था। उसमें देय तिथि का मैं बार बार जिक्र किया हूँ। तो हम देखते हैं वो देय तिथि है क्या, किस तिथि का आयकर की विवरणी दाखिल करना होता है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक कंपनी की दशा में। तो कंपनी जो है उसको 30 सितंबर की डेट में 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से उनको अपना आयकर की विवरणी तैयार करना होगा। तो कंपनी की निर्धारित तिथि है, देय तिथि है 30 सितंबर। इसके बाद हम देखते हैं ऐसे करदाता जिसे धारा 92E के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो ऐसे करदाताओं को 30 नवंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा ऐसे कंपनी के अलावा ऐसे करदाता जिनको अपने खातों का अंकेक्षण कराना हो, या फिर ऐसे साझेदारी फर्म के कार्यशील साझेदार जिनको अपने खातों का अंकेक्षण कराना अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, तो उनको भी 30 सितंबर तक आयकर का विवरणी प्रस्तुत करना होगा। अर्थात जिसको अंकेक्षण कराना अनिवार्य है उनको भी 30 सितंबर की तिथि तक रिटर्न फाइल करना होगा। बाकी किसी दशा में 31 जुलाई देय तिथि होगी। जैसे एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होता है, तो ये अन्य किसी दशा में देय तिथि 31 जुलाई मानी जाएगी। तो अभी मैं आपको आयकर रिटर्न फाइल करने के प्रावधान बता रहा था। अब हम देखते हैं कि आईटीआर रिटर्न फाइल करते कैसे हैं, क्या फॉर्म है इसका, क्या प्रारूप है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1। वैसे ये 7 प्रकार के ITR हैं, जिसमें से ITR 1 ऐसे करदाता को भरना पड़ता है जिनका वेतन या पेंशन से आय हो, एक मकान संपत्ति से आय हो, अन्य साधनों से आय हो, और जिनकी कुल आय जो है वो 50 लाख रुपये तक है, वे ITR 1 दाखिल करते हैं। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखना होगा, वे करदाता ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते जो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, या गत वर्ष में उसके पास अनलिस्टेड साधारण अंश रहे होंगे, या जिनके पास जैसे अन्य साधनों से आय के अंतर्गत हम देखते हैं घुड़दौड़ से आय, इस प्रकार की कोई आय है तो वो भी ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते। इसके अलावा भी जिनकी कृषि आय जो है वो 5,000 रुपये से अधिक है, वो भी ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते, और जिनकी पूंजी लाभ है वो भी ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें हमको एक बात और ध्यान देना रहता है कि अगर एक मकान संपत्ति शीर्षक में कोई हानि है
वो यदि इसकी पूर्ति करना चाहता है या उसको आगे ले जाना चाहता है, वो करदाता भी ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता। ऐसे ही हम अन्य साधनों से आय में भी देखते हैं। अगर अन्य साधनों से आय में किसी सोर्स में, किसी शीर्षक में हानियां होती है और वो भी उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो भी ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था ITR 1। ITR 2, ITR 2 जो है वो एक व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है, और वैसे ही ITR 3 भी एक व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार की आय से संबंधित है। परंतु इन दोनों में एक अंतर है। ITR 2 वे व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार फाइल करते हैं जिनको ITR 1 में पात्रता नहीं होती है, और जिनकी व्यवसाय व पेशे से आय नहीं होती है, वो ITR 2 दाखिल करते हैं। ITR 3 ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को दाखिल करना होता है जिनकी व्यवसाय व पेशे से आय होती है। इसके बाद हम देखते हैं ITR 4। तो ITR 4 में ऐसे व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार आते हैं जो भारत में साधारण निवासी हैं, एवं ऐसे निवासी फर्म आते हैं जिसमें सीमित दायित्व वाली फर्म शामिल नहीं है, और जिनकी कर योग्य आय जो है वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वो व्यक्ति ITR 4 दाखिल करते हैं। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना होगा, जैसे इसमें ITR 4 पात्र व्यवसाय या पेशे जो करते हैं, धारा 44 AD लागू होता है, वो व्यक्ति भी ITR 4 दाखिल करते हैं। मकान संपत्ति से आय जिसमें गत वर्षों की हानि आगे ना लाई गई हो, ना गत वर्षों की हानि आगे न ले जाई गई हो, ऐसे मकान संपत्ति से आय वाले व्यक्ति भी ITR 4 दाखिल कर सकते हैं। साथ ही अन्य साधनों से आय जिसमें घुड़दौड़ की आय शामिल न हो, ऐसे करदाता भी ITR 4 दाखिल करते हैं। ITR 5 निम्न को छोड़ के समस्त व्यक्ति जो है वो ITR 5 दाखिल करते हैं। जैसे एक व्यक्ति HUF हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या ऐसे करदाता जो ITR 7 में रिटर्न दाखिल करते हैं, इन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो जो भी व्यक्ति शेष बचते हैं वो ITR 5 दाखिल करते हैं। अब ITR 6, तो इसमें ऐसे कंपनी करदाता आते हैं जो धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं करते हैं, उनको ITR 6 दाखिल करना होता है। इसके पश्चात है ITR 7। ये ऐसे करदाताओं के लिए है जिसमें कंपनी भी शामिल है, और जो धारा 139 4A, 139 4B, 139 4C, 139 4D, 139 4E और F भी, तो A से लेके F तक के जो भी धारा है उसके अंतर्गत जो शामिल होते हैं उनको ITR 7 दाखिल करना होता है। जैसे हम देख सकते हैं, एक पुण्यार्थ संस्था को ITR 7 दाखिल करना पड़ता है, धार्मिक ट्रस्ट को ITR 7 दाखिल करना पड़ता है, राजनीतिक दलों को ITR 7 दाखिल करना पड़ता है, या ऐसे करदाता जो धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं करते हैं, जो धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी ITR 7 दाखिल करते हैं। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को ITR के बारे में बता रहा था। तो प्रत्येक करदाता जिनको कर देना होता है उनको अपने कार्य की प्रकृति के अनुसार निर्धारित फॉर्म में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है, और उसी फॉर्म के अनुसार रिटर्न दाखिल करना होता है। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।